पूरी सदन की ओर से भारत के प्रथम जनरल बिपिन रावत जी तथा उनकी पत्नी मधुलिका रावत जी और अन्य 12 सैनिकों की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई दुखद मृत्यु पर अपना शोक व्यक्त करती हूँ। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जनरल बिपिन रावत जी ने हमारे देश के प्रतिरक्षा व्यवस्था में बहुत परिवर्तन लाने के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया था। उन्हें राष्ट्र के प्रति तथा सैनिकों के प्रति समर्पण एवं प्रतिबद्धता के लिए सदैव याद रखा जाएगा। सभा की ओर से मैं सभी वीर सैनिकों के प्रति हार्दिक संवेदना तथा भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। सभी सदस्यगण खड़े हो जाए। अब सभा विवंदक पुण्यात्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन रखेगी। सावधान। ओम शांति। सभी सदस्यगण कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए अपना स्थानार्पण करें। विंटर सेशन 2021 में मैं सभी मंत्रीगणों का तथा सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि वह अपने कैबिनेट का परिचय दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से और आपके माध्यम से हमारे सम्मानित सदस्यगणों का परिचय देना चाहती हूँ। हमारे सम्मानीय गृह मंत्री संकेत जी देवकोटे, हमारे कृषि एवं कामगार रोजगार मंत्री वैशाली जी धांडे, नैसर्गिक वायु एवं पोलाद मंत्री तेजस्विनी जी लोणकर, शिक्षण मंत्री एवं युवा कौशल्य विकास मंत्री यश जी साफे, रस्ते एवं वाहतूक परिवहन मंत्री वैभव जी भारतीलक, हमारे राज्य मंत्री सोनम जी चौधरी, हमारे अन्य राज्य मंत्री साक्षी जी थोरात। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद। मैं माननीय विपक्ष नेता से निवेदन करती हूँ कि वे अपने गढ़ नेता तथा सहकारियों का परिचय दे। नमस्कार माननीय अध्यक्ष महोदय, मी या सदनाचा विरोधी पक्षनेता माझ्या सर्व सहकाऱ्यांची ओळख करून देऊ इच्छितो की हे माझे सहकारी गटनेते माननीय अक्षयजी, त्याचबरोबर या माझ्या पक्षातील सहकारिका माननीय काडेताई, त्याचबरोबर पक्षातील माझ्या सहकारिका माननीय नाथेताई, त्याचबरोबर माझ्या पक्षातील माझे सहसहकारी माननीय बनसोड साहेब आणि तसेच माझ्या पक्षातील माननीय तेलगोटे साहेब आणि माझ्या पक्षातील माननीय वानखडे साहेब। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मला बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल। धन्यवाद। आज के सदन की कार्यवाही शुरू की जाए। प्रश्नकाल शुरू की जाए। प्रश्न क्रमांक 101 विपक्ष से अक्षय वानखड़े जी उपस्थित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय राज्य मंत्री जी को प्रश्न करना चाहता हूँ कि जब विपक्ष नेता थे, जब विपक्ष में बैठे हुए थे, तब उन्हें छाती ठोक ठोक के कहा था कि मैं भारत के सभी बेरोजगार को रोजगार दूंगा। मेरा उनसे प्रश्न है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि कोरोना महामारी के कारण सभी चाय वाले, टपरी वाले, कपड़े धोने वाले, ये सभी लोगों के जीवन पर सबसे ज्यादा समस्या आई। क्या मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, इस समस्या के बारे में उनके पास कोई उपाय है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विरोधी पक्ष नेता को बताना चाहता हूँ कि कोरोना काल में जिन जिन लोगों की सर बंद है
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष मंत्री जी बताना चाहता हूँ कि कोरोना काल में जिन लोगों की दुकानें बंद थी, जिन लोगों की कोरोना काल में नौकरी जा चुकी थी, उन लोगों के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वनिधि योजना का आयोजन किया गया था। इस योजना के तहत हमारी सरकार ने जिन लोगों की दुकानें बंद थी, उनका उद्योग फिर से शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की मुहैया की गई थी। और यही नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बोल रहे हैं ना, ये दुकानें बंद थी और उनके लिए हमारी सरकार ने क्या किया? हमारी सरकार ने जिनकी दुकानें बंद थी उनके लिए वो समस्या को खत्म करने के लिए हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत भारत के जो बेरोजगार घर पर बैठे थे और जो बेरोजगार घर पर बैठे थे और जिनकी कोरोना काल में नौकरी जा चुकी थी, उनके लिए इस योजना के तहत रोजगार उपलब्ध करके दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं सम्मान्य गृह मंत्री जी को बताना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, कोई आत्मनिर्भर करने से कोई निर्भर नहीं बनता। आप सुनिए, हमारे पास रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट में कहा गया है, ये रिपोर्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र यानी CMI, इसके द्वारा ये रिपोर्ट कहता है कि 2 मार्च 2020 में भारत की बेरोजगारी का प्रमाण था 7.78%, लेकिन 2 मई 2021 में ये रिपोर्ट इसकी बेरोजगारी का प्रमाण डबल होकर 11.76% हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इन्हें पूछना चाहता हूँ, क्या ये बताने का कष्ट करेंगे कि इतनी बेरोजगारी क्यों बढ़ी? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष नेता को बताना चाहता हूँ, हमारी सरकार जब आई थी तब कोरोना काल चालू था। कोरोना काल में इतने बड़ा रोजगार उपलब्ध करना सरकार ये सक्षम नहीं था। फिर भी हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री जी द्वारा रोजगार योजना का आयोजन किया। इस योजना के तहत 10 लाख शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिला। और यही नहीं, इस योजना के कारण जिनको प्रशिक्षण मिला है, प्रशिक्षण के आधार पर इनको सर्टिफिकेट मिला है, इस सर्टिफिकेट के आधार पर उनको नौकरियां दी गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये झूठे वादे, ये झूठी सपने, ये विपक्ष मंत्री थे तब उन्होंने कहा था, छाती ठोक ठोक कर कहा था, हमें सत्ता दीजिए, हम 25 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे। इन्होंने कहा था, हमें सत्ता दीजिए, हम 25 करोड़ बेरोजगार को रोजगार देंगे। ये खुद कह रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सभा में, इस संसद में खुद बता रहे हैं कि हम सभी बेरोजगारों को रोजगार नहीं देंगे। तो फिर कौन देगा? सरकार। रोजगार पैदा करना सरकार का काम नहीं। ये तो फिर ऐसी बात हो गई अध्यक्ष महोदय कि हम बीमार हैं, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर को कह रहे हैं, डॉक्टर साहब हम बीमार हैं, हमारी बीमारी का इलाज कीजिए, लेकिन डॉक्टर साहब खुद हमसे कह रहे हैं क्या आपकी बीमारी का इलाज हमसे नहीं होगा, आप ही हमारा इलाज कीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आप मानते हैं आपने योजना निकाले, लेकिन हमारा प्रश्न भी है आपसे, जरा बताइए तो आपकी योजना का लाभ किन को हुआ? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष नेता को यह बताना चाहता हूँ, हमारी सरकार ने कोई हवा में गुब्बारे नहीं बोले हैं। हमने जो भी बोला वो करके दिखाए। हमने आज जितनी भी योजनाएं राबती योजना को सफल बनाए। इन योजनाओं के तहत फैक्ट्री से जुड़े 3.5 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ हुआ। यही नहीं, भारत के 10,000 बेरोजगारों को आर्थिक मदद की है। और यही नहीं, जो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और जो छोटे मध्यम वर्गीय उद्योग है, उनके लिए रोजगार उपलब्ध किए योजना के तहत। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बता रहे हैं हमारे राज्य के माननीय गृह मंत्री जी, इन्होंने रोजगार निर्माण किया, हमें रोजगार निकाली, इन्होंने नवी योजना निकाली। योजना का नाम स्किल इंडिया। और स्किल इंडिया नहीं, किल इंडिया है, किल इंडिया। उसके तहत 12 करोड़ रुपए खर्च किए गए, उसमें से सिर्फ 17% हमारे पास प्रूफ है
कि 17% लोगों को रोजगार मिला, यानी सिर्फ 100 में से 17 लोगों को रोजगार मिला। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, क्या बताने का कष्ट करेंगे जरा कान देकर हमारी इधर हमारे भारत के बेरोजगार युवक कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, उन्हें बताने का कष्ट करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विरोधी पक्ष नेता को ये बताना चाहता हूँ, मुझे इनकी बात पर तो हंसी आ रही है। हमने योजना निकाली थी स्किल इंडिया, ये उनको किल इंडिया बोले। उसी स्किल इंडिया के तहत आज भारत में 10 लाख शिक्षित बेरोजगारों को प्रशिक्षण मिला है। उसी प्रशिक्षण के आधार पर उनको सर्टिफिकेट दिए गए। उसी सर्टिफिकेट के कारण आज भारत के बेरोजगार को नौकरी प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो बोल रहे हैं हमने आंकड़े कहाँ से निकाले, आप जरा न्यूज़पेपर खोल के देखिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनिए। हमने बोला था कि सरकार में आएंगे तो योजना बनाएंगे, योजना से जिन जिन लोगों को लाभ हुआ सब योजना का लाभ हुआ। स्किल इंडिया को किल इंडिया बोलते हैं। स्किल इंडिया के वहाँ पर हमारे देश में 25,000 युवाओं को प्रशिक्षण मिला। उस प्रशिक्षण के आधार पर उनको नौकरियां दी गई। कारण भारत के 10 करोड़ युवाओं को नौकरियां मिली है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये भारत युवाओं का देश है। यहाँ पे लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि इस भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगार, किसी को रोजगार नहीं। बड़े बड़े डिग्री लेकर यूनिवर्सिटी कॉलेज से बाहर विद्यार्थी निकलते, लेकिन क्या हुआ, 10 साल 100 लाख विद्यार्थी अपने लिए रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए बाहर निकलते, लेकिन हमारे भारत में उन्हें कोई रोजगार नहीं दिया जाता। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूँ कि देश युवाओं का देश है। मंत्री जी, आप जरा सुनिए, भारत के सभी युवकों को रोजगार नहीं मिला, इसके कारण भ्रष्टाचार बढ़ा, डकैती, खून, चोरी, इसका प्रमाण बढ़ने का सिर्फ एकमेव कारण है मंत्री जी, वो रोजगार है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस पूरे संसद के सामने माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूँ कि उन्हें जल्दी से जल्दी भारत के सभी बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने हमारे विपक्ष नेता मित्रों को यह आश्वासन देता हूँ कि हम जब तक सरकार में है भारत से बेरोजगारी हटा कर रहेंगे। लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूँ कि राजकारण मत कीजिए, राजकारण कीजिए। धन्यवाद। इस प्रश्न की चर्चा यही स्थगित की जाती है और प्रश्न क्रमांक 102। भारत में हर रोज 30 लाख बैरल प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल आयात किया जाता है, उसमें इस सरकार ने कटौती की है। आज सिर्फ 25% प्रति लीटर बैरल ही भारत में आयात किया जाता है। हमें तो अब ऐसा लग रहा है कि सत्ता में बैठी हुई सरकार पेट्रोल और डीजल के जरिए अपना खुद का खजाना भरना चाहती है। तो 16 फरवरी 2021 की हम बात करें, मंत्री जी जरा कान देकर सुनिए। 16 फरवरी 2021 की हम बात करें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रति लीटर बैरल की क्या कीमत है? क्या कीमत है बताइए जरा। पता नहीं है आपको? हमें पता है, सबूत है इस बात का। माननीय अध्यक्ष महोदय, डीजल 62 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर बैरल है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, और पेट्रोल लगभग 90 रुपए प्रति लीटर बैरल है। अगर पेट्रोल और डीजल प्रति बैरल लीटर इतना सस्ता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिल रहा है, तो सत्ता में आपकी सरकार है, भारत में इतना महंगा पेट्रोल और डीजल क्यों बिक रहा है? क्यों बिक रहा है? आज आप जवाब दीजिए। आपकी सरकार डीजल पर 100% टैक्स लगा रही है और पेट्रोल पर 150% टैक्स लगा रही है। 2016 में माननीय सभापति महोदय, मेरा अभी तक सवाल खत्म आप नहीं हुआ। उनको उपस्थित करने दीजिए, आप बैठ जाइए। 2016 में माननीय पंतप्रधान जी ने अपने कार्यक्रम में कहा था, क्या डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए।
बढ़ने लगा? नहीं बचा। आपने डीजल और पेट्रोल के दाम 100 के पार पहुंचा दिए हैं भारत में, इसीलिए मंत्री जी, मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि पेट्रोल हमारे घर में नहीं बनता। माननीय सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री सभागृह से विरोधी पक्ष को ये बताना चाहती हूँ कि देश में बढ़ती महंगाई और बढ़ते पेट्रोल डीजल के भाव ये अंतर्राष्ट्रीय देश में जो कच्चा तेल बनता है उस पर डिपेंड रहते हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेलों के दाम पर पेट्रोल का भाव निश्चित करती है। माननीय महोदय, मैं हमारे विरोधी पक्षों को फिर से एक बताना चाहती, तेल की कीमत बढ़ती और घटती रहती है, लिहाजा हर दिन इसके दाम भी बदलते रहते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि तेल की कीमतें 4 स्तर पर निश्चित होती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे दाम, रिफाइंड तेल पहुंचने में लगा हुआ फ्रेट चार्ज, समुद्र के जरिए लाने वाला चार्ज, डीलर का मुनाफा, पेट्रोल पंप तक पहुंचने का सफर। जब पेट्रोल पंप पर पहुंचता है तो इस पर केंद्र सरकार का टैक्स लगता है। माननीय महोदय, मैं विरोधी पक्षों को एक बताना चाहती हूँ, आज चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो 4 व्हीलर गाड़ियों से फिर रहे हैं। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार ने वैक्सीन दिया, मुफ्त में दवाई दी, मुफ्त में कढ़ाई दी, मुफ्त में पढ़ाई दी, कहीं नहीं बढ़ रहा है पेट्रोल के भाव, कहीं नहीं। ऐसे करेंगे तो अपनी पेट्रोल डीजल के दाम बहुत कम है। बात ऑयल प्राइस हाई है इसलिए कि नहीं कि हमने कोई टैक्स लगाया है, बस सिर्फ बात इतनी है 32 रुपए 1 लीटर। बात तो तब बनती जब हमने कोई टैक्स लिया होता। बात तो तब बनती जब हमने कोई टैक्स लिया होता। संसद की मर्यादों का पालन। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। माननीय मंत्री साहब, ये हमें भी पता है कि पेट्रोल ना हमारे घर पर बनता है, ना आपके घर पर बनता है, ना हमारे घर में बनता है, ना बगल में बनता है। पेट्रोल हम अरबी देशों से आयात करते हैं, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। केंद्र सरकार पेट्रोल पर 32 रुपए और डीजल पर 31 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगाकर जनता को लूट रही है। 16 फरवरी 2021 को भारत में बिक रहे पेट्रोल की अगर हम कीमत देखें तो कुछ इस प्रकार है महोदय। पेट्रोल की बेस्ट प्राइस 31 रुपए 82 पैसे, उसमें किराया सिर्फ 28 पैसे का लग रहा है। मंत्री साहब, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तुमच्या मेरी बात अभी तक पूरी नहीं हुई है। आप बैठ जाइए। आप बैठ जाइए। पेट्रोल नहीं आमच्या घर में बना, पेट्रोल नहीं आमच्या घर संसद की गरिमा बनाए रखिए। आप 130 करोड़ जनताओं के प्रतिनिधि हैं, संसद की गरिमा को बनाए रखिए। केंद्र में तो आपकी सरकार है, प्रति 1 लीटर पर आपकी केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी के नाम पर 32 रुपए 90 पैसे का टैक्स लगा रही है। उसमें महोदय डीलर का भी कुछ कमीशन आता है, बेचारा गरीब रहता है, पैसे कम 2-4 पैसे कमाने के लिए वो भी धंधा करता है। डीलर का कमीशन आता है, उसमें 3 रुपए 68 पैसे। फिर उसमें राज्य सरकार अपना वैट लगाती है 20 रुपए 61 पैसे। इसकी कुल कीमत देखी जाए महोदय तो 90 रुपए का पेट्रोल यहाँ भारत में मिलना चाहिए। तो फिर आज हमें बताइए आज मंत्री महोदय कि भारत में पेट्रोल 100 रुपए के पार क्यों बिक रहा है, क्यों बिक रहा है? आज भारत की जनता का आत्मकथा अगर आप पढ़ेंगे, कुछ 2 बातें मैं कहना चाहूंगा। मंत्री साहब सुनिए, बीच में ना बोलिए। पेट्रोल में लगी आग बुझाओ कैसे? आज एक आम आदमी की जगह खड़ा रहकर मैं आपसे बोल रहा हूँ, पेट्रोल में लगी आग बुझाओ कैसे? खाली हुई जेब मैं भरूं कैसे? अब तो ये हाल है महोदय कि रोया ना जाए, रोए भी तो ये आंसू पूछे कैसे? आज आप हमारे पड़ोसी देशों के पेट्रोल और डीजल के भाव देख लीजिए, इसमें भारत सबसे पीछे है महोदय। जरा देख लीजिए, ये आंकड़े हमने खुद घर से लिख कर नहीं लाए, इंटरनेशनल लेवल से निकाले हैं। श्रीलंका माननीय अध्यक्ष महोदय, मी तुमच्या वतीने विरोधी पक्षांना सांगू इच्छिते की पेट्रोलवर केंद्र सरकारकडून 3 ते 4% टॅक्स लागले जाते आणि राज्य सरकारकडून त्याच्यावर 36 ते 40% टॅक्स लागले जाते। त्याच्यात माननीय अध्यक्ष महोदय, मी विरोधी पक्षांना सांगू इच्छिते की त्याच्यात आंतरराष्ट्रीय त्याच्यावर केंद्र सरकारचा नाही तर राज्य सरकारचा साथ असते, म्हणून
रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। नेपाल में पेट्रोल 68 रुपए 97 पैसे का मिल रहा है, तो भारत में क्यों 100 रुपए मिल रहा है? जवाब दीजिए। बांग्लादेश में 76 रुपए 41 पैसे पेट्रोल और 55 रुपए में डीजल मिल रहा है। मलेशिया में, और सुनिए, मलेशिया में 35 रुपए में पेट्रोल मिल रहा है और 38 रुपए में डीजल मिल रहा है। पाकिस्तान तो हमसे भी आगे निकल गए। पाकिस्तान में क्या भाव है पेट्रोल के? पेट्रोल पाकिस्तान में आज की तारीख में सिर्फ 51 रुपए 14 पैसे बिक रहा है। महोदय मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आपने जवाब मांगा, जवाब सुन तो लीजिए, क्यों कतरा रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि ये इन्होंने अभी बताया कि श्रीलंका में 60 रुपए 26 पैसे पेट्रोल बिक रहा है, तो नेपाल में 68 रुपए बिक रहा है और बंगाल में 76 रुपए, बराबर है? आपने इसमें 100 रुपए लीटर। इसका रीजन आपको पता है? जब आप सरकार में थे महोदय, आपका काम नहीं है, सवाल करना महोदय सुन लीजिए। जब आप सत्ता में थे तब आपने ऑयल बॉन्ड तय किया था सरकारों के बीच में, याद है कि नहीं है महोदय? आपको पता है जब ऑयल बॉन्ड, जब आप सत्ता में थे तब आपने ऑयल बॉन्ड की करार किए थे। वो ऑयल बॉन्ड 10 साल बाद मैच्योर होने वाले थे, यानी उसके पैसे 10 साल बाद जो आने वाली सरकार है उनको देने थे महोदय। तब अभी हमारी सरकार है, इसलिए आपके किए हुए गुनाह हमें चुकाने पड़ रहे हैं महोदय। हम आपको बताना चाहते हैं, इसलिए पेट्रोल महंगा है, इसलिए हम आपने जो कर्ज लिए थे हम उनको चुकता कर रहे हैं। और रही बात नेपाल को हम जो पेट्रोल देते हैं या फिर बेचते हैं, वो हम सस्ता इसलिए बेचते हैं क्योंकि इंटरनेशनल करार के तहत अध्यक्ष महोदय हम उस पर कोई टैक्स नहीं लगा सकते, इसलिए हमको सस्ते में देना पड़ता है। माननीय महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है अभी ऑयल बॉन्ड का नाम निकाल ही लिया है, तो जरा हमसे भी 2-4 सुन लीजिए। आप कहते हैं ऑयल बॉन्ड कर रहे हैं। आप ऑयल बॉन्ड के नाम पर आपने 1 लाख करोड़ ब्याज दिया है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। 1,00,000 करोड़ रुपए आप कहते हैं कि हमने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्याज दिया है, जबकि असल में महोदय बात यह है कि इन्होंने अब तक 7 साल में सिर्फ 3,500 करोड़ रुपए ही दिए हैं। तो महोदय जरा बताने का कष्ट कीजिए, बाकी का बचा हुआ 1,30,000 करोड़ रुपए कहाँ है? आपकी जेब में, आपकी किस लॉकर में? अध्यक्ष महोदय, सारा पैसा ऑयल को दे देंगे। घरों में रहे 125 करोड़। अध्यक्ष महोदय, आप बैठ जाइए। सुन तो लीजिए जरा। आप बोल रहे हैं कि सारा पैसा इकट्ठा दे दीजिए, तो बाकी भी तो है। हाँ, आपने सिर्फ एक जगह से कर्जा थोड़ा लिया है महोदय, हमें बाकी जगहों को भी चुकता करना पड़ता है। हमने अभी ऑयल बॉन्ड के लिए कुछ पैसे दिए हैं और बाकी को जो बचा हुआ बकाया है वो हम अगले 2024 तक हम उसको पूरा कर देंगे। धन्यवाद महोदय। आपकी 7 साल की अपनी खुद की सरकार से आप भारत पर राज करेंगे। 7 साल की सरकार में महोदय इस सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त शुल्क लगाकर 20 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। उस पैसे का तो आपने कोई हिसाब नहीं दिया। वो पैसा माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरी बात पूरी नहीं हुई है महोदय। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी बात पूरी होनी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं, इन्होंने 70 वर्षों में क्या किया है, फिर उनको हमारा जवाब देना होगा। 70 साल की बात क्यों कर रहे हो मंत्री जी? 70 साल में हमने जो दिया वो आपने 7 साल में नहीं दिया। 70 साल का अगर आप इतिहास पलटा लो इतिहास के पन्ने। 70 साल में पेट्रोल क्या 100 रुपए कभी बिका है भारत के इतिहास में? आज तक 100 रुपए पेट्रोल कभी भी नहीं बिका। हमारी सरकार में 65 रुपए लीटर डीजल और 75 रुपए लीटर पेट्रोल मिला है। सुन लीजिए, 2016 की सीएजी रिपोर्ट कहती है, मैं अपने दिल से ये बात नहीं कह रहा हूँ मंत्री साहब, हमारे पास सबूत है, रिपोर्ट है महोदय, मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। सीएजी रिपोर्ट कहती है कि आपने ओएनजीसी कार्ड बजट काट दिया।
आपने जीएसटी का घोटाला काट दिया। आपने क्यों किया? हमारे टाइम तो हमने ओएनजीसी को ऊंचा किया, बढ़ाया। आपने क्यों काट दिया उसका बजट? आज लाखों हजारों करोड़ रुपए का बजट काट कर आपने अपने खुद का जेब भरा, खुद का खजीना बढ़ाया है, अपने धंधाई दोस्तों को अमीर से अमीर किया है और भारत देश को गरीब से गरीब। ये कहाँ का न्याय है? जरा मंत्री साहब बताने में कष्ट कीजिए। 2007 में जब आपके पंतप्रधान जी चुनाव के वक्त कहते थे कि मेरे भाई और बहनों, जब आप गुजरात में नल खोलोगे तो नल में पानी नहीं आएगा, पानी की जगह पेट्रोल आएगा, डीजल आएगा। गुजरात की जनता आज तक इंतजार कर रही है मंत्री साहब कि नल में पानी और पेट्रोल कब आएगा। राजस्थान में पानी को घर घर पानी पहुंचाने का काम आपकी सरकार ने नहीं किया। आपकी सरकार ने राजस्थान में घर घर पानी पहुंचाने के लिए आपकी सरकार का तेल निकल गया। आपने आज तक राजस्थान में पानी क्यों नहीं पहुंचाया? ये बताइए जरा। इस प्रश्न की चर्चा यही रोक दी जाए। प्रश्न क्रमांक 102 प्रश्न क्रमांक 103 मयूरी काळेजी विपक्ष से उपस्थित करें। अध्यक्ष महोदया, मी माननीय कृषी मंत्र्यांना हा प्रश्न विचारू इच्छिते की शेतकऱ्यांचा उदरनिर्वाह हिसकवणारे हे या भारताच्या इतिहासातील पहिले सरकार आहे। या सरकारने आपल्या घडणारी मित्रांचे घर भरण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, त्यामुळे अन्नदात्यांच्या अपेक्षा धुळीत मिळालेल्या आहे। कधी लाठीमार तर कधी त्यांच्या रस्त्याचे खिळे किंवा त्यांच्या रस्त्यावरील काटे फेकले जात आहे। 2014 मध्ये सत्तेत येताच या सरकारने कायद्यामध्ये बदल करून शेतकऱ्यांचा उदरनिर्वाह हिसकवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे व त्या कायद्यांमध्ये बदल करून त्यांनी त्यांची जमीन हडपण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। त्यावेळी तरी फक्त महोदय तो प्रयत्नच होता, पण आता तो प्रयत्न त्यांनी प्रत्यक्षात सुद्धा आणलेला आहे। त्यामुळे जवळपास 700 शेतकऱ्यांचा निष्पाप बळी गेलेला आहे। अध्यक्ष महोदय, आपल्याला 700 उनकी बात पूरी करने दीजिए। या निष्पाप शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना ही सरकार भरपाई देणार की नाही याचं उत्तर या सरकारला मला द्यावंच लागेल। अध्यक्ष महोदया, मी सन्माननीय विरोधी पक्ष नेते यांना सांगू इच्छितो की आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना व त्यांच्या कुटुंबातील पर व्यक्तींना आम्ही 3 लाख रुपये सन्मान निधी देण्यात आलेला आहे। त्याचबरोबर आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला आधार म्हणून 50% अनुदानावर शेतीच्या मशागतीसाठी अवजारे उपलब्ध करून दिलेली आहे। तसेच 90% अनुदानावर बी बियाणे खते उपलब्ध करून दिलेली आहे। परंतु अध्यक्ष महोदया, मी सांगू इच्छिते की सन्माननीय विरोधी पक्ष व त्यांचे नेते व त्यांचे सहकारी राजकारण करून शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये आमच्या सरकार विरुद्ध फक्त आणि फक्त अराजकता निर्माण करण्याचे काम करत आहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मी सन्माननीय कृषी मंत्र्यांना काही 2 शब्द सांगू इच्छितो। सन्माननीय कृषी मंत्री आणि सन्माननीय पंतप्रधानांच्या मंडळाकडून माननीय अध्यक्ष महोदय जीएसटी नावाचा कायदा लागू करण्यात आला। माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आजही येथे एक विदर्भातील शेतकऱ्याचा मुलगा म्हणून प्रतिनिधित्व करायला आलेलो आहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, यांना ज्या वेळेस आमचा शेतकरी बाप बी बियाणं खतं खरेदी करतो माननीय अध्यक्ष महोदय, त्यावेळेस त्यांना महागाई लागू होते अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, त्यासाठी यांनी पुन्हा चेंज करावं। अध्यक्ष महोदय, कृपया मला बोलण्याची संधी द्या। माननीय अध्यक्ष महोदय, आमचा शेतकरी बाप काबाड कष्ट करून शेतीसाठी खते बियाणे विकत खरेदी करायला जातो, त्यावेळेस त्याला महागाई होते लागू। परंतु माननीय अध्यक्ष महोदय, मी एक 2 शब्द सांगू इच्छितो त्यांना। प्रत्येक अधिकाऱ्याच्या नोकरीदाराच्या पगाराला कधी लागू होत नाही माननीय अध्यक्ष महोदय यांची महागाई। प्रत्येक अधिकाऱ्याच्या आणि नोकरदाराच्या पगाराला कधी मान्य होत नाही अध्यक्ष महोदय यांची खरीदारी। पण गरीब आमचा बाप जेव्हा जातो दुकानामध्ये, गरीब आमचा बाप जेव्हा जातो दुकानामध्ये 60% टॅक्स भरण्याची दिसते तिथे महागाई। अध्यक्ष महोदय, तिथे महागाई। अध्यक्ष महोदय, तुम्ही यांना सांगू इच्छिते की आम्ही शेतकऱ्यांना अगदी रास्त दरामध्ये बी बियाणे खते उपलब्ध करून दिलेली आहे। काय यांची माहिती त्यांना नाही आहे का? माननीय अध्यक्ष महोदय,
पूर्ण कर्जमाफी करण्यात येईल अशी 1% होते. मात्र आता आगामी 7 वर्षांमध्ये ते प्रमाण 8.4% गेलेलं आहे. याचे उत्तर या सरकारला आम्हाला द्यावं लागेल. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी सन्माननीय विरोधी पक्षनेते काळेताई यांना सांगू इच्छिते की जेव्हापासून आमचे सरकार सत्तेत आले, म्हणजे 26 डिसेंबर 2014 रोजी आमचे सरकार हे सत्तेत आले, त्याच दिवसापासून आम्ही किमान 3 लाख कर्ज धारण करणाऱ्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केलेली आहे. हा निर्णय आम्ही अवघ्या 3 महिन्याच्या आत घेतलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय कृषी मंत्र्यांनी म्हटले की आम्ही 3 लाख रुपयापर्यंत कर्ज धारण केलेल्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली. पण का माननीय अध्यक्ष महोदय आजही मराठवाड्यामध्ये शेतकऱ्यांची आत्महत्या होतात? का माननीय अध्यक्ष महोदय आजही आमची शेतकरी माय वनवन फिरत आहे? का माननीय अध्यक्ष महोदय आजही आमच्या शेतकऱ्याचा मुलगा आज वनवन फिरत आहे? माननीय अध्यक्ष महोदय यांनी 3 लाख रुपयापर्यंत कर्जमाफी केली, परंतु कर्जमाफी अशा स्वरूपाची केली, चालू स्वरूपाची कर्जमाफी केली, परंतु थकीत स्वरूपाची कर्जमाफी काय यांना वरून देव देणार नाही? माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्यावेळेस यांना निवडून यायचं असतो आमच्या शेतकरी बापाच्या नावावर अनेक आश्वासन देण्याचं काम या सरकारने केलं. माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय कृषी मंत्री जेव्हा आमच्या मराठवाड्यात आले, सन्माननीय कृषी मंत्र्यांनी आमच्या औरंगाबादच्या व्यासपीठावर म्हटले, सन्माननीय कृषी मंत्र्यांनी आमच्या औरंगाबादच्या व्यासपीठावर म्हटले की मी एक कृषी पुत्र आहे. काय म्हटलं माननीय अध्यक्ष महोदय? मी एक कृषी पुत्र आहे. का माननीय अध्यक्ष महोदय पैठण तालुक्यामध्ये शेतकऱ्यांची आत्महत्या झाल्या तेव्हा यांचा अध्यक्ष महोदय कृषी पुत्राच्या नावावर केवळ आणि केवळ राजकारण करण्याचं काम आणि आमच्या शेतकरी बापाला इथे भरभकट करण्याचं काम या सरकारने माननीय अध्यक्ष महोदय, मी तुमच्या वतीने विरोधी पक्ष नेत्यांना सांगू इच्छिते की देशाची काळजी आम्हाला पण आहे. आपला देश कृषी प्रधान देश आहे. देशातील शेतीचा विकास म्हणजे देशाचा विकास. देशातील शेतकऱ्यांचे आत्महत्येचे प्रमाण कमी व्हावे यासाठी आम्ही अनेक उपाययोजना माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आम्ही आजपर्यंत जे पण आश्वासन दिले ते आम्ही पुरे केलेले आहे. शेतकऱ्यांची आत्महत्येचे प्रमाण कमी व्हावे त्यासाठी आम्ही फसल योजना किसान सन्मान निधी फसल योजना राबवलेली आहे. त्या मार्फत शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6,000 रुपये 3 टप्प्यात दिले जाते आणि शेतकऱ्यांचा विकास व्हावा त्यासाठी आम्ही वेगवेगळ्या योजना राबवण्याचा प्रयत्न पण करत आहोत आणि समोर पण करणार. मी तुम्हाला आश्वासन देते की आज नाही तर येत्या काळात शेतकऱ्यांची आत्महत्येचे प्रमाण नक्कीच कमी होणार. माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय मंत्री महोदयांनी म्हटलं की आम्हाला शेतकऱ्याची काळजी आहे. कसल्या प्रकारची काळजी आहे माननीय अध्यक्ष महोदय यांना शेतकऱ्याची? आजही विदर्भाचा शेतकरी 4,000 रुपये क्विंटलने कापूस विकतो. माननीय अध्यक्ष महोदय, आजही विदर्भाचा शेतकरी 4,000 रुपये क्विंटलला कापूस विकतो. यवतमाळला पांढऱ्या सोन्याची माती म्हणतात अध्यक्ष महोदय, परंतु त्या पांढऱ्या सोन्याला काळं करण्याचं काम या सन्माननीय सरकारने. माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोना काळात त्यांनी टाळेबंदी केली, परंतु आमच्या शेतकरी बापासाठी कुठल्याही प्रकारची योजना यांनी राबवली. माननीय अध्यक्ष महोदय, तुटपुंजीच्या भावात आम्हाला आमचे टमाटर आणि कांदे रस्त्याच्या बाजूने फेकण्याचं काम आलं. आजही माननीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिम महाराष्ट्रात टमाट्याला फक्त 1 रुपये किलो दर आहे. 1 रुपये किलो दरामध्ये माननीय अध्यक्ष महोदय आमच्या शेतीची मशागत सुद्धा होत नाही. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज यांनी शेतामध्ये जाऊन पाहावं. माननीय अध्यक्ष महोदय, सुनामी येते, तुफान येते, त्यावेळेस फक्त यांचे मंत्रिमंडळ मीडियावर दिसते. माननीय अध्यक्ष महोदय, मागच्या वेळेस कृषी मंत्र्यांनी घोषणा केली मराठवाड्यात चालू असलेल्या दुष्काळाच्या नुकसानामुळे आम्ही शेतकऱ्यांना 1 कोटी रुपयाचं पॅकेज देत आहोत. कुठल्या प्रकारचं पॅकेज दिलं अध्यक्ष महोदय यांनी? प्रत्येक शेतकऱ्याच्या हातामध्ये 76 रुपयाचा हा चेक. काय होणार अध्यक्ष महोदय? या 76 रुपयाच्या चेकाने आमच्या मुलाचे पेन आणि कपडे सुद्धा या 76 रुपयाचे. हा चेक म्हणजे अध्यक्ष महोदय शेतकऱ्याच्या तोंडाला लिखित स्वरूपात शाही फासण्याचं काम आहे अध्यक्ष महोदय. माननीय कृषी मंत्र्यांनी मला याचं उत्तर द्यावं. अध्यक्ष महोदय, तुम्ही विरोधी पक्ष नेता यांना सांगू इच्छिते की शेतमालाचे भाव आमचे सरकार ठरवत नाही, शेतकऱ्याचे भाव आमचे सरकार ठरवत नाही. त्यासाठी
भारतातील शेतमाल खर्च आणि किंमत आयोगाची स्थापना आहे. अध्यक्ष महोदय, मला सरकारने सांगण्यात यावे, आजपर्यंत या सरकारने स्वामीनाथन आयोग का लागू केला नाही. माननीय अध्यक्ष महोदय, आमच्या माझं बोलणं पूर्ण होऊ द्या माननीय अध्यक्ष महोदय. त्यांना शांत करावे, मला बोलण्याची संधी द्यावी. मला प्रश्न विचारता तुम्ही उत्तर कधी देऊ? बसून जा. माननीय अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्याच्या मालाची किंमत ठरवण्यासाठी भारतामध्ये शेतमाल खर्च आणि किंमत आयोग कार्यरत आहे. याची स्थापना विरोधी पक्ष नेते तुम्ही ऐकून घ्या, तुमच्यासाठी आहे. ते 1965 मध्ये झाली. ते आम्ही ठरवत नाही, आज नाही, काल नाही, आम्ही कधीच ठरवलं नाही. ते विरोधी पक्ष नेते तुम्हाला कसं वाटतं की आम्ही ठरवतो? पण 1965 पासून सुरू आहे. शांतता रखे. तर मी सांगू इच्छिते, शेतमालाच्या आमच्या सरकारने जेवढे भाव दिलेले आहेत ना, तेवढे भाव कोणत्या सरकारने नाही दिलेले आहेत. आज जर तुम्ही मार्केटमध्ये जाऊन बघताय ना, कापसाचे भाव 9,000 क्विंटल पर क्विंटल आहे. एवढे भाव आमच्या सरकारने तुमच्या सुद्धा दिलेले नाही. माननीय अध्यक्ष महोदय, मला बोलण्याची संधी द्या, मला बोलू द्यावं. बनाए रखे. माननीय अध्यक्ष महोदय, जर तुम्ही हरभऱ्याचे भाव बघताल तर हरभऱ्याचे भाव जेवढे आमच्या सरकारने दिले ते इतिहासात कोणत्या सरकारने दिलेले नाहीये. माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन से बाहर. माननीय अध्यक्ष महोदय, आज कापसाचे भाव सोन्यासारखे दिवसेंदिवस वाढत आहे. काय तुम्हाला माहिती आहे का? माननीय अध्यक्ष महोदय, या शासनाद्वारे केवळ आणि माननीय केवळ अध्यक्ष महोदय, मला माझे बोलणे पूर्ण होऊ द्यावे. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज कापसाचे भाव सोन्यासारखे दिवसेंदिवस वाढत आहे. काय त्यांना हे माहिती नाहीये का? जेवढे भाव आम्ही पूर्ण कोविडच्या काळामध्ये हे म्हणतात ना, तर पूर्ण कोविडच्या काळामध्ये देशातील प्रत्येक कंपनी बंद होती, पण आमचा शेतकरी मात्र चालू होता. त्याच्या शेतीचे काम थांबले नाही, त्याच्या शेतीचे उत्पन्न थांबले नाही. आपल्या जेवणात नेहमी भाजीपाला माननीय अध्यक्ष महोदय, माझे बोलणे पूर्ण होऊ द्या. आमच्या प्रत्येक भारतीयाच्या जेवणातील भाजीपाल्याचा समावेश रोज होता. तो म्हणजेच आमच्या शेतकरी बांधवांमुळे, त्याच्या अथक प्रयत्नामुळे जे कोविडच्या काळामध्ये कधी एक दिवस थांबले नाही, जे नेहमी सतत चालूच होते. माननीय मंत्रीजी, मराठीमध्ये एक म्हण आहे, कोणी फक्त आपल्याच टाकाले बनवते. असं तर तुम्हीही केलेलं आहे तुमच्या कारकिर्दीत. मला बोलण्याची संधी मिळाली आहे, मला बोलते. तुम्ही म्हणता आम्ही शेतकऱ्यासाठी हे केलं ते केलं, हे योजना राबवली ते योजना राबवली. आजपर्यंत शेतकऱ्यांपर्यंत कोणतीच योजना राबवण्यात आलेली नाही. माझ्याकडे प्रूफ आहे. माझे 2 शब्द ऐकून घ्या. महोदय, मी बसून जा. सपाट पांढऱ्या भातावरती झोपी जातो अर्धा भारत देश माझा. सपाट पांढऱ्या भातावरती झोपी जातो अर्धा भारत देश माझा. आणि अगदी चटणीवरती भाकरी खातो इथला शेतकरी राजा. चहा नसतोच कपात आमच्या हाती येतो पाव, तो सुद्धा घामाने भिजून येतो हाती. मला तुम्हाला विचारायचं आहे मंत्री साहेब, फुगून फुगून होतेच कशी 56 इंच छाती. फुगून फुगून होतेच कशी 56 इंच छाती. तुम्ही तुमच्याच ताकाला जाणवता. त्याचं नेतृत्व करण्यासाठी आम्ही इथे बसलेले आहोत. ज्या प्रश्नाचं उत्तर, जे प्रश्न विचारले गेले त्या प्रश्नाचं उत्तर सरळरित्या द्या. या प्रश्नाची चर्चा इथे थांबून दिल्या जाईल. प्रश्न क्रमांक 104 वैशाली धांडेजी उपस्थित करा. अध्यक्ष महोदय, मी शिक्षण मंत्रींना विचारू इच्छिते की त्यांनी खासगीकरणाच्या रस्त्यावर शिक्षणाला पण पडवलेले आहे. आज गोरगरिबांचा मुलगा ऑनलाईन शिक्षणासाठी कुठून आले स्मार्टफोन, याचे उत्तर कृपया तुम्ही द्यावे. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी विपक्षांना सांगू इच्छितो की कोविड काळ चालू असताना आम्ही ऑनलाईन एज्युकेशन सिस्टीमला राबवली होती, कारण आम्हाला विद्यार्थ्यांच्या जीवाची चिंता होती. महोदय, कोविड चालू असताना जर आम्ही त्यांना शाळेमध्ये जाऊन शिकवण्याचा प्रयत्न केला असता तर त्यांचा जीव धोक्यात होता. संपूर्ण आमचं फक्त एवढं म्हणणं होतं की विद्यार्थी शिकला पाहिजे, थांबला नाही पाहिजे. विद्यार्थी शिकला पाहिजे. जर तो थांबेल तर त्याची अध्यक्ष महोदय घसरती होईल. अध्यक्ष महोदय हे म्हणतात की आम्ही शिक्षणामध्ये काय केलं. अध्यक्ष महोदय, मी यांना सांगू इच्छितो की आम्ही शाळा जेव्हा हे म्हणतात की गरीबांचा मुलगा स्मार्टफोन कुठून आणणार. अध्यक्ष महोदय, आज सर्वांना माहिती आहे की स्मार्टफोन सुद्धा स्वस्त झालेले आहेत आणि हे खरे गोरगरिबांच्या घरात आहेत. अध्यक्ष महोदय, मी विपक्षांना सांगू इच्छितो
की त्यांनी फुकट आणि खोटे आरोप आमच्यावर लावू नये. माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय शिक्षण मंत्र्यांनी प्रश्न केला की आज देशातल्या प्रत्येक गरीबाच्या घरी मोबाईल आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, तो देशातील गरीबाच्या घरातील हा स्मार्टफोन मोबाईल नाही. माननीय अध्यक्ष महोदय, त्या बापाने स्वतःच्या कामाचं केलेलं पाणी आणि स्वतःच्या जीवाचं केलेलं रान माननीय अध्यक्ष महोदय हा मोबाईल आहे. आमची माय मावली अध्यक्ष महोदय आजही एक वेळचं जेवण घेते. कारण काय, तर यांच्या ऑनलाईन शिक्षणामुळे लागलेली काळजी. माननीय अध्यक्ष महोदय, यांनी ऑनलाईन शिक्षण सुरू केलं. माननीय अध्यक्ष महोदय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर म्हणा, संबंधित संपूर्ण देशामध्ये म्हणा, कोरोना काळात टाळेबंदी लागू केली. या सरकारच्या विधानाशी माननीय अध्यक्ष महोदय, मी व माझा पक्ष पूर्णपणे सहमत होतो. परंतु माननीय अध्यक्ष महोदय, यांनी ज्या वेळेस शिक्षणाचं खासगीकरण सुरू करण्याचा प्रयत्न केला, मी एक छोटस उदाहरण देतो. माननीय अध्यक्ष महोदय, तामिळनाडूमध्ये वेल्लूविरंगर नावाचं एक गाव आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, त्या गावामधील मुलांनी कधी स्मार्टफोन पाहिला नव्हता. माननीय अध्यक्ष महोदय, यांच्या माध्यमातून तिथं पहिला स्मार्टफोन गेला. पण माननीय अध्यक्ष महोदय, स्मार्टफोन गेला परंतु 2 दिवसाच्या वरती टिकलाच नाही. अरे, निकृष्ट दर्जाचे स्मार्टफोन आणि टॅबलेट पुरवण्याचं काम या सरकारच्या माध्यमातून केलं. 2 कोटी रुपयाचा निधी यांनी स्मार्टफोनवर दाखवला. परंतु माननीय अध्यक्ष महोदय, यांचा स्मार्टफोन यांनाच माहित आणि यांचे पैसे यांनाच माहित. यांचे पैसे गेले असतील माननीय अध्यक्ष महोदय ऍक्सिस बँकेच्या अकाउंट मध्ये. परंतु परिपत्रकात दाखवलेलं आहे, माननीय खासदार श्री यश दादा यांच्याकडून जनतेला 2 कोटी रुपयाच्या मोबाईलचं वाटप. माननीय आमदार माननीय संकेतजी तेलगोटे यांच्याकडून जनतेला 3 कोटी रुपयांच्या मोबाईलचं वाटप. माननीय अध्यक्ष महोदय, शासनाच्या निधीच्या नावावर यांचं स्वतःचं मार्केट बनवण्याचं दुकान आज माननीय अध्यक्ष महोदय चालू आहे. यांनी शिक्षणाच्या दर्जाची गरज काढली. माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण भागामध्ये शेतकऱ्यांच्या मुलांची संख्या का जिल्हा परिषद शाळेतून कमी होत आहे? का माननीय अध्यक्ष महोदय, जिल्हा परिषदच्या शाळा मूर्तीच्या स्वरूपावर निघाल्या? का माननीय अध्यक्ष महोदय, आज ग्रामीण भागात सुद्धा खासगी शाळांची संख्या वाढली? यावर काही सांगू शकतात माननीय अध्यक्ष महोदय संबंधित मंत्री? माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांना निकृष्ट दर्जाचं करण्याचं कार्य या सरकारच्या माध्यमातून चालू आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, माझं बोलणं पूर्ण होऊ द्या. माननीय अध्यक्ष महोदय, माझं बोलणं पूर्ण होऊ द्या. माननीय मंत्री महोदय, मला बोलू द्यावे 2 मिनिटं. माननीय अध्यक्ष महोदय, आज देशात माननीय अध्यक्ष महोदय 1000 विद्यार्थी नेट सेट बीएड करून घरी बसलेला आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, हा नेट सेट बीएड करणारा विद्यार्थी पाहायचा असेल, आजही रामलीला दिल्लीतला नावाजलेलं ठिकाण आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, तिथं तुम्ही चायवाल्याजवळ जा, तोही तुम्हाला फळ इंग्लिश सांगून दे. तो माननीय अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारीचा परिणाम आहे. तो टीएटी सीएटी करून डीएड करत असलेला, शिक्षकाच्या नोकरीची वाट पाहत असलेला विद्यार्थी आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, सन 2017 मध्ये यांनी आश्वासन दिलं 6000 शिक्षकांची भरती काढणार. माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 वर्षाची टाळेबंदी होती, त्यांनी शिक्षक भरती काढली. परंतु शिक्षक भरती अशा स्वरूपाची काढली माननीय अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ शिक्षक टेबला खालून 15, वरिष्ठ शिक्षक टेबला खालून 30,000. ही कुठल्या स्वरूपाची अध्यक्ष महोदय यांची शिक्षक भरती आहे? खासगीकरण करण्याचा अर्थ यांचा आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अडाणी अंबानी नावाच्या धनोट्यांना पूर्ण करण्याचं काम या सरकारच्या माध्यमातून माननीय अध्यक्ष महोदय ऑनलाईन शिक्षण दिलं. अध्यक्ष महोदय यांनी, माननीय अध्यक्ष महोदय, टेबला घालून पैसे देणारे बहुतेक महोदय, विपक्षांना तर हे माहित आहे की टेबल वरिष्ठ शिक्षकासाठी घालून टेबला घालून पैसे द्यायला लागतात, तर कदाचित यांनीच दिलेले असतील. अध्यक्ष महोदय, मला माझे उत्तर पुरे करू द्यावे. मला माझे उत्तर पुरे करू द्यावे. ऐकून तर घ्या. अध्यक्ष महोदय, आम्ही प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेअंतर्गत 2016 ते 2020 या अंतर्गत आम्ही युवा उमेदवारांना 375 नोकरीच्या कार्यक्रमामध्ये प्रशिक्षण देत आहोत. अध्यक्ष महोदय, आम्ही यांना सांगू इच्छितो की आम्ही तसेच सहजा रोजगार मेळावा सुद्धा लागू केला. या रोजगार मेळाव्यामध्ये अध्यक्ष महोदय, आम्ही
15 उच्चवटीच्या आर्थिक क्षेत्रामध्ये सरासरी 5,000 नोकऱ्या ऑफर केल्या. तसेच या रोजगार मेळाव्यामध्ये अध्यक्ष महोदय 50वरून जास्त अध्यक्ष महोदय कंपन्या सहभागी झाल्या. त्यांना महोदय मी यांना असे सांगू इच्छितो की त्यामुळे रोजगार वाढेल आणि आम्ही जे कौशल्य विकास योजनेअंतर्गत चालू केलेले आहे त्यामुळे सर्व युवांना आम्ही रोजगार देण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अध्यक्ष महोदय तरी यांनी थोडासा वेळ आम्हाला द्यावा, कारण 2 वर्ष कोविड चालू असताना सर्वच बंद होतं. अध्यक्ष महोदय तरी आता पुढे मी यांना असे सांगू इच्छितो की 2025 पर्यंत आमची सरकार सह कंपनी मिळून आम्ही 3 कोटी रोजगार देण्याचे आश्वासन अध्यक्ष महोदय यांना देऊ इच्छितो. धन्यवाद. माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय मंत्री महोदयांनी म्हटलं की टेबला काढून 15,000 30,000 देण्याचं यांना कार्य माहित आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, सभागृहात बसलेल्या सर्व सदस्य, तुम्ही सुद्धा आणि मी सुद्धा माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्या काळी संकट येते प्रत्येक जण आपापल्या धार्मिक क्रियेच्याकडे वळतो. माननीय अध्यक्ष देवळाकडे, त्या देऊळ रूपी देव मानून माननीय अध्यक्ष महोदय आज आम्ही विरोधी पक्षामध्ये बसलेलो. माननीय अध्यक्ष महोदय, एक जनतेचा आवाज म्हणून अध्यक्ष महोदय जनता आमच्याकडे पाहते, परंतु यांना हे माहित नाही अध्यक्ष महोदय, ज्याकडेच माणसावर संकट येते त्यावेळेस माणूस देवाकडे वळतो. आणि आज या देशातील युवकांवर बेरोजगारीचं संकट आलेलं आहे आणि तो बेरोजगारीचं संकट दूर करण्यासाठी माननीय अध्यक्ष महोदय आज देशातील संपूर्ण तरुण वर्ग हा विरोधी पक्षाकडे वळलेला आहे. हे लेखी पत्र आहे माननीय अध्यक्ष महोदय. झारखंड मधून विद्यार्थ्यांचं लेटर आलं युवा विद्यार्थी परिषदेचं. का आता कुठे गेला यांचा विद्यार्थ्यांचा विकास माननीय अध्यक्ष महोदय? नासा नावाच्या काळ्या यादीमधल्या कंपनींना कॉन्ट्रॅक्ट देतात अध्यक्ष महोदय. नासा नावाच्या काळी यादी शासनाने आधीच काढी काढली, त्याच्या अनुरूप पांढरं करण्याचं काम अध्यक्ष महोदय यांच्या पक्षामध्ये. असेच काळ्याला पांढरं करण्याचे आणि देशात हजारो नीरव मोदी आणि विजय माल्या निर्माण करण्याचं काम फक्त माननीय अध्यक्ष महोदय या सरकारच्या माध्यमातून सुरू होतं. शिक्षणाचा दर्जा यांनी सुधारला मान्य अध्यक्ष महोदय, परंतु मी एक शासनाला विनंती करतो, एक विरोधी पक्ष नेता या नात्याने मी माननीय शिक्षण मंत्र्यांना एक विनंती करतो. जिल्हा परिषद शाळेच्या शिक्षकांना 40,000 रुपये पगार आहे माननीय अध्यक्ष महोदय, परंतु कुठल्याही जिल्हा परिषद शाळेच्या शिक्षकाचा मुलगा आज माननीय अध्यक्ष महोदय जिल्हा परिषद शाळेत नाही. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी 10 जिल्ह्यांचा दौरा केला. 10 जिल्ह्यातील 10 शाळांच्या प्राध्यापकांना विचारलं माननीय अध्यक्ष महोदय की सर तुमचा मुलगा कुठल्या शाळेत शिकतो? माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राध्यापक माननीय अध्यक्ष महोदय मला माझ्या मुलाला 2 मिनिटं पूर्ण होऊ. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय मला 2 मिनिटं बोलणे. माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राध्यापकांनी मोठ्या जोमात मस्त छाती ताण के उत्तर दिलं. माननीय अध्यक्ष महोदय, साहेब माझा विद्यार्थी शेळी जोशोप विद्यालयात शिकतो. का जिल्हा परिषदच्या शाळांच्या गावातून बकऱ्या बांधायला ठेवल्या? बकऱ्या बांधायला हे शासन माननीय अध्यक्ष महोदय जिल्हा परिषद शाळा निर्मित करत आहे का? जोपर्यंत माननीय अध्यक्ष महोदय प्रत्येक शाळेमध्ये प्रत्येक प्राध्यापकाचा, प्रत्येक प्राचार्याचा आणि प्रत्येक शिक्षकाचा विद्यार्थी माननीय अध्यक्ष महोदय शिकणार नाही, तोपर्यंत विद्यार्थ्यांचा दर्जा वाढणारच नाही माननीय अध्यक्ष महोदय. कारण प्रत्येकाचं एक आहे माननीय अध्यक्ष महोदय, घरकी मुर्गी दाल बराबर, दुसऱ्याचं काटता आपला पिंट्या. माननीय अध्यक्ष महोदय, दुसऱ्यांचे लेकर वाया जाऊ दे, आपले लेकर IIT ला जाऊ दे, हे काम अध्यक्ष महोदय या पक्षाच्या दारी सुरू आहे. मी माननीय शिक्षण मंत्र्यांना प्रश्न करतो की माननीय शिक्षण मंत्र्यांनी एक कायदा लागू करावा, ज्या शाळेचा प्राध्यापक, ज्या शाळेची प्राध्यापिका शिक्षक तिथे शिकवत असतील त्यांचा विद्यार्थी, त्यांचा पाल्य त्याच शाळेत शिकावा. धन्यवाद अध्यक्ष. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी यांच्याशी विपक्षाशी सहमत आहोत. आम्ही त्याबाबत कमिटी बसवू आणि आम्ही त्याबाबत विचार करू. धन्यवाद महोदय. प्रश्नोत्तराचा तास इथेच थांबवण्यात येते. मी पंतप्रधानांना निवेदन करते की त्यांनी जातीमुक्त भारत 2047 विधेयक प्रस्तुत करावा. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आपसे और आपके माध्यम से इन सम्मानित सदस्य सदन में अपने मंत्रीजनों के साथ एक विधेयक प्रस्तुत करना चाहती हूँ.
वह जाति विधेयक है 2047 के लिए। मैं जाति नहीं मानता कहने से जाति खत्म नहीं हो जाती। मैं जाति नहीं मानता कहने से जाति खत्म नहीं हो जाती। माननीय महोदय, जाति मुक्त भारत यह एक उत्तम विचार है जो मनुष्य में आपसी भेद को जड़ से मिटाने की वकालत करता है। कुछ स्वार्थी लोगों ने समाज को जटिल बनाकर मनुष्य के दिमाग में जातीय जहर घोलकर उन्हें कलुषित करने का काम किया है। शायद उन जाति व्यवस्था बनाने वाले षड्यंत्रकारियों को यह पता नहीं होगा कि आधुनिक काल में इसका जमकर विरोध होने वाला है। मनुष्य अपनी मेहनत से, अपने बल पर, अपने धन से और बुद्धि से तो बड़ा हो सकता है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, अपनी जाति से बड़ा हो यह बेईमानी होगी। एक बुद्धिमान व्यक्ति की अगली संतान बुद्धिमान हो यह कहा नहीं जा सकता। वे उसी तरह जन्म से जाति का होना उचित और न्याय संगत नहीं है। हम और हमारे सहकारी प्रतिदिन लोगों के संपर्क में आकर उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, उनके दिमाग में बैठी जातीय नफरत को खत्म करने की कोशिश करते हैं। मुझे उम्मीद है कि निकट भविष्य में जातियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। निसंदेह जाति प्रथा एक सामाजिक कुरीति है। ये विडंबना नहीं है कि देश को आजाद हुए 7 दशक से भी अधिक समय बीत चुका है। हालांकि एक लोकतांत्रिक देश के नाते संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य के द्वारा धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाए की बात की गई है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये विरोधाभास है कि सरकारी ओहदे के लिए आवेदन चयन करने के बाद जाति को प्रमुखता दी गई है। मैं आशा करती हूँ कि जातीय कुचक्र को मिटाने के लिए निकट भविष्य में लोगों के द्वारा जन आंदोलन होगा। किसी भी प्रकार की सरकार दस्तावेजों में या कोई प्रमाण पत्र में जाति का कॉलम न हो। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद। विपक्ष नेता इस विधेयक पर अपना मत मांडे। माननीय पंतप्रधान जी, आपका विधेयक हमें लगा है अच्छा, इसीलिए आपको हार्दिक शुभेच्छा। माननीय पंतप्रधान जी, मैं माननीय महोदय से डरता हूँ, इसीलिए आपका समर्थन करता हूँ। मैं मेरी और मेरे विपक्ष की ओर से आपके विधेयक का पूर्णतः बहुमत से समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, माझे सहकारी माननीय बनसोड साहेब यांनी पंतप्रधानांनी मांडलेले जातीमुक्त भारत 2047 अधिक विधेयक याला मंजुरी दिली। माननीय अध्यक्ष महोदय, मला व माझ्या पक्षाला हे विधेयक मान्य आहे, परंतु काही 2 सुधारणा मी पंतप्रधानांना सांगू इच्छितो। माननीय अध्यक्ष महोदय, चिड़िया ही घोंसला बनाती है, बंदर कभी घोंसला नहीं बनाता। माननीय अध्यक्ष महोदय, यांचं फेमस वाक्य है, माननीय ढोकने मैडम की सरकार है तो मुमकिन है, लेकिन इनकी कट्टरवाद की सरकार है तो कुछ भी मुमकिन नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जोपर्यंत यांच्या सरकारमधून कट्टरवाद नावाचा शब्द निघत नाही तोपर्यंत भारत जातीमुक्त होणार नाही। माननीय अध्यक्ष महोदय, मला पंतप्रधानांनी सांगावं कुठल्या प्रकारचा आंतरजातीय विवाह राबवण्यासाठी यांच्या योजना आहे, कुठल्या प्रकारचा आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देता येते। माननीय अध्यक्ष महोदय, मागील मार्च महिन्यामध्ये आमच्या नाशिकला एक आंतरजातीय विवाह झाला। 2 पक्षामधला विवाह होता, मुलीकडील पक्ष सुद्धा मान्य होता आणि मुलाकडील पक्षाला सुद्धा मान्य होता। परंतु यांच्याच माध्यमातून इनके ही चले इनके घर यांच्याच माध्यमातून माननीय अध्यक्ष महोदय तो विवाह रोखण्याचं काम केलं। आमच्या मंत्रिमंडळातील माननीय तेलगोटे साहेब यांनी त्याला समर्थन केलं। आमच्या मंडळातील माननीय तेलगोटे साहेब यांनी त्याला समर्थन केलं, परंतु यांच्याच गळ्यात चपलाचा हार घालण्याचं काम यांनी केलं। आणि आज तुमच्या विचाराधीन जातीमुक्त भारत 2047 विधेयक दिलं। अरे माननीय अध्यक्ष महोदय, जोपर्यंत
जातीयता एका व्यक्तीमुळे निर्मूलन होत नाही माननीय अध्यक्ष महोदय. भारत हा आधीपासूनच भारताला ज्या वेळेस सोन्याची चिडिया म्हणायचे त्यावेळेस भारत हा वर्णवादावर आधारलेला आहे माननीय अध्यक्ष महोदय. माननीय अध्यक्ष महोदय, या अगोदर आम्ही सुद्धा सत्तेत होतो, आम्ही सुद्धा अस्पृश्यता निर्मूलन कायदा केला. माननीय अध्यक्ष महोदय, आमच्या सत्ताधारी पक्षाकडून सुद्धा जातीयता निर्मूलन करण्यासाठी खूप चांगले उत्तम दर्जाचे कायदे करण्यात आले, त्याला माझी सहमत आहे. परंतु माननीय अध्यक्ष महोदय, कुठेतरी एक खंत आहे. माननीय अध्यक्ष महोदयांनी भारताला उज्ज्वल आणि भविष्यमय प्रगतीशील करण्यासाठी विधेयक मांडलं, परंतु सरकारने येत्या त्यांच्या सत्तेच्या काळामध्ये कुठेतरी आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन मिळावं, सहमती असावी माननीय अध्यक्ष महोदय आंतरजातीय विवाह. कारण आंतरजातीय विवाह म्हणजे दोन पक्षातील सामने आहेत. आंतरजातीय विवाह म्हणजे महाभारतात आणि कौरव आणि पांडवांमध्ये घडलेले युद्धच आहे माननीय अध्यक्ष महोदय. भारत हा लोकशाही सार्वभौम स्वरूपाचा देश आहे माननीय अध्यक्ष महोदय. 33 कोटी स्वरूपाची देवी देवता आपण पुजतो, प्रत्येक 33 कोटी देवी देवतांना आपण मानतो, प्रत्येक जण आपापल्या भावभावना जपते माननीय अध्यक्ष महोदय. परंतु संस्कृतीला धरून आणि संस्कृतीचा जोपासना करणाऱ्यांचे विधेयक असावं माननीय अध्यक्ष. भारताची संस्कृती सांगते आम्ही छत्रपती शिवरायांचे वारसदार आहोत, आम्ही छत्रपती शिवरायांचे वारसदार आहोत, आम्ही अध्यक्ष महोदय छत्रपती शिवरायांचे वारसदार आहोत. प्रत्येकाच्या माय बहिणीचा आमची आई, आमची बहीण, आमची आई, आमची बहीण, आमची आजी म्हणून मान करणारे आम्ही आहोत माननीय अध्यक्ष. माननीय पंतप्रधानांनी विधेयक मांडलं जातीमुक्त भारत अभियान. मी त्यांना पुढील वाटचालीस हार्दिक शुभेच्छा देतो माननीय अध्यक्ष महोदय. परंतु माननीय अध्यक्ष महोदय, पंतप्रधानांनी देशामध्ये कुठल्याही प्रकारची अराजकता निर्माण होणार नाही अशा स्वरूपाची तरतूद त्यामध्ये करावी, कारण भारत हा एक सार्वभौम देश आहे. मी माझ्या वतीने व माझ्या पक्षाच्या वतीने माननीय अध्यक्ष महोदयांना एकच विनंती करतो की त्यांनी विधेयकामध्ये तरतूद करून पुन्हा विधेयक हे आपल्या सभागृहामध्ये विचाराधीन मांडावे. धन्यवाद अध्यक्ष. धन्यवाद. प्रस्तुत केलेल्या विधेयकावर आता मतदान घेण्यात येईल. जे सदस्य प्रस्तुत केलेल्या विधेयकाशी सहमत आहे त्यांनी होय म्हणावे. जे सदस्य प्रस्तुत केलेल्या विधेयकाशी असहमत आहे त्यांनी नाही म्हणावे. मतदानाच्या निकालावरून हे जाहीर करण्यात येते की हे विधेयक मंजूर केले जात आहे. आता मी सर्व सदस्यांना निवेदन करते की त्यांनी राष्ट्रगानासाठी उभे राहावे. नाही